ये कहानी एक झूठे की है। कहानी में असली मजा तब आना शुरू होता है जब झूठे को शुभ चतुर मिलता है, जो उसे 4 ऐसी बातें बताता है जो आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाली थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज वाली कहानी आपको अत्यंत चौंकाने वाली है, जिसका जबरदस्त क्लाइमैक्स आपको रोमांचित कर देगा। ये कहानी एक ऐसे झूठे व्यक्ति की है जिसे झूठ बोलने की इतनी तगड़ी आदत थी कि वो जब तक कोई झूठ ना बोल लेता तब तक उसे रोटी भी हजम नहीं होती। पूरा गांव चंद्र यानी उस झूठे आदमी की आदत से बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी हर बात पर झूठ बोलने की आदत ने पूरे गांव को इस कदर तक बदनाम किया हुआ था कि अब उनके गांव में कोई अपनी लड़की या लड़के को ब्याहने के लिए भी राजी नहीं था। इस कारण गांव के लोगों ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, पर चंद्र के कानों पर जू तक ना रेंगती। थक हार कर गांव वालों ने पंचायत बिठाई और आपस में सलाह मशवरा करते हुए निर्णय लिया कि सब अपनी तरफ से चंदे के रूप में थोड़े थोड़े पैसे देंगे और उन इकट्ठे हुए चंदे के पैसों को वो उस झूठे यानी चंद्र को दे देंगे और उसे गंगा जी में स्नान करके आने के लिए कहेंगे। योजना अनुसार सब गांव वालों ने चंदे से पैसे इकट्ठे कर लिए और उस झूठे को बुलाकर सभी इकट्ठे किए हुए पैसे उसे देते हुए कहा, भाई चंद्र, ये लो कुछ रुपए और गंगा में स्नान करके अपनी इस झूठ बोलने की आदत को छोड़ाओ। झूठे ने खुशी खुशी गांव वालों की बात मान ली और इकट्ठे किए हुए रुपए ले चल पड़ा गंगा स्नान करने को। चलते चलते रास्ते में उसे एक राहगीर मिला। चंद्र जितना बड़ा झूठा था, उसे कहीं अधिक बातूनी भी था। हमेशा बक बक करते रहना उसकी आदत थी। चुप रहना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। कुछ देर तो चंद्र उस राहगीर के साथ साथ चुपचाप चलता रहा और कुछ न बोला, पर झूठा ऐसे भला कब तक रुकने वाला था। अंततः आदत से मजबूर वो उस राहगीर से बोल ही पड़ा, भाई कोई बात कहो जिससे ये सफर आराम से कट जाए। राहगीर बोला, मेरी बातें ऐसी वैसी नहीं है, मैं हर बात के लिए 100 रुपये लेता हूँ। अब झूठे की जेब में तो गांव वालों के दिए हुए पैसे थे ही, तो बोला, ठीक है सुनाओ भाई, मैं तुम्हें पूरे 100 रुपये ही दूंगा। राहगीर बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? झूठा बोला, गंगा स्नान करने। राहगीर बोला, तो मेरी ये बात याद रखना, स्नान के लिए हमेशा घाट छोड़कर औघट नहाना। दोस्तों, घाट का मतलब है जहाँ सभी स्नान करते हैं, मतलब मुख्य किनारा, और औघट का मतलब जहाँ कोई स्नान नहीं करता हो। राहगीर इतनी सी बात कह बोला, निकालो 100 रुपए। झूठा थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, बस इतनी सी बात के 100 रुपए, और उसने 100 रुपए निकालकर उसे दे दिए। थोड़ी दूर चला तो फिर से उसे बात करने की तलब लगी। वो फिर से बोला, भाई कहो ना कोई बात जिससे रास्ता कटे। राहगीर बोला, ठीक है सुनो फिर, झाड़ बिछा के सोइए खाट। दोस्तों, इसका अर्थ है सोने से पहले हमेशा अपने बिस्तर को झाड़ कर सोना। इतनी बात कह राहगीर बोला, निकालो 100 रुपए। झूठा खींचते हुए बोला, बस इतनी सी बात के 100 रुपए, और फिर से उसे 100 रुपए और दे दिए। थोड़ी दूर चलने पर झूठे को फिर से बात करने की तलब लगी, तो उसने अपनी जेब से 200 रुपए निकाल फिर से उस राहगीर को दिए और बोला, लो भाई अब की बार 2 बात सुनाओ। राहगीर बोला, तो सुनो, अपने मन की सच्चाई अपने मन में ही रखना, अर्थात अपने मन की बात किसी के आगे न कहना, फिर चाहे अगला व्यक्ति तुम्हारा कितना ही प्यारा कितना ही खास क्यों ना हो। आगे सज्जन राहगीर बोला, अब आखिरी और चौथी बात, कोई बात नहीं, बल्कि मेरा नाम और पता है। इतना कहते हुए सज्जन राहगीर ने झूठे को अपने नाम और पते वाली वो पर्ची दे दी और बोला, शुभा चातर मेरा नाम है, झगड़ जंजाल मेरा गांव है, कभी कोई मुसीबत पड़े तो याद कर लेना। अब दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। झूठा व्यक्ति अपने राह चल पड़ा और शुभा छात्र अपने रास्ते। झूठा आदमी चलते चलते कुछ दिनों के सफर के बाद गंगा जी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जैसे ही वो स्नान आदि के लिए अपने कपड़े उतारने को तैयार हुआ, तभी उसे उस सज्जन राहगीर की बात याद आई कि घाट छोड़कर औघट नहाना। सोचा, मैंने सज्जन व्यक्ति को इस बात के लिए पूरे 100 रुपए दिए हैं, तो उसकी बात को आजमाना चाहिए। इसी सोच के साथ वो नदी के किनारे किनारे आगे चल पड़ा। चलते चलते जब ऐसी जगह आ गई जहाँ कोई भी स्नान आदि नहीं करता था, तब वहां पहुंचकर झूठे ने अपने वस्त्र उतारे और नहाने लग गया। जब वो स्नान कर रहा था, तभी नदी में एक लाश तैरती हुई आई। करीब आने पर जब झूठे ने उसे ध्यान से देखा, तो लाश की हथेली में 9 करोड़ का लाल सिला हुआ था। झूठे ने विचार किया कि ये लाल ही इस मृत व्यक्ति की जीवन भर की कमाई रही होगी, इसलिए इसने अपने अंतिम समय में इस लाल को अपनी हथेली में सी लिया होगा। झूठे ने ये कहते हुए उसकी हथेली में सिला हुआ वो लाल उतार लिया कि भाई अब तुम्हारे तो ये किसी काम का है नहीं, पर हाँ, इससे मेरी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। उसने लाल को अच्छे से धोकर नदी किनारे रख दिया
अच्छे से स्नान आदि के बाद उसने अपने कपड़े पहने और वापस चल दिया। वो अभी कुछ दूर ही चला होगा तभी उसे ध्यान आया कि उस लाल को तो वो वहीं भूल आया है। वो तुरंत वापस मुड़ा और दौड़ते हुए उसी जगह पर गया जहां उसने स्नान किया था। देखा तो उसका लाल ज्यों का त्यों वहीं पर रखा था। खुशी खुशी झूठे ने उसे उठाया और विचार किया कि राहगीर की प्रथम बात तो काम आ गई, और एक बार नहीं बल्कि दो बार। अगर मैं मुख्य किनारे को छोड़ आगे जाकर स्नान ना करता तो मुझे ये 9 करोड़ का लाल कैसे मिलता, और अगर मिल भी जाता तो इस भीड़ भाड़ वाले तट पर अब तक कोई ना कोई इसे उठा चुका होता। मन ही मन शुभा छात्र को दुआ देते हुए वो वापस चल पड़ा। चलते चलते उसे रात हो गई तो वो रास्ते में पड़ रहे एक घने जंगल में पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। सोचा पेड़ पर जंगली जानवरों से भी सुरक्षा हो जाएगी और उसकी रात भी कट जाएगी। जिस जंगल में झूठा व्यक्ति रुका हुआ था उस जंगल के मध्य एक ठग परिवार रहता था, जिसमें ठग की पत्नी, उसकी एक जवान बेटी और उसका नौजवान बेटा था। जंगल से गुजरने वाले राहगीरों के साथ लूटपाट कर वे अपना जीवन बसर कर रहे थे। ठग की बेटी मायावी शक्तियां जानती थी, जिनके बूते पर उसने पता लगाया कि जंगल में कोई व्यक्ति आया है और उसके पास 9 करोड़ी लाल है। उसने तुरंत अपने बाप और भाई को इस बात से अवगत करवाया और बोली, तुम किसी तरह उस व्यक्ति को बहला फुसला कर यहाँ ले आओ, आगे का काम वो खुद देख लेगी। बेटी की बात सुन ठग और उसका बेटा तुरंत जंगल में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चले तो देखा एक पथिक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। ठग बोला, कौन हो तुम? झूठा व्यक्ति बोला, हे सज्जन पुरुष, मैं एक राहगीर हूँ जो गंगा स्नान के बाद अपने घर वापस जा रहा था। रात हुई तो पेड़ को सुरक्षित स्थान जान रात बिताने के लिए यहाँ बैठ गया। झूठे की बात सुन ठग बड़ी मीठी वाणी में झूठे से बोला, हे पथिक, हमारा ठिकाना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। हमारे साथ भोजन आदि करके रात्रि में विश्राम कर लेना और सुबह को अपने घर के लिए निकल जाना। यहाँ तुम्हें जंगली जानवरों का बहुत खतरा है। झूठे को भी ठग की बात उचित लगी। वो तुरंत पेड़ से उतर आया और उनके साथ साथ जंगल के मध्य बने उनके घर की तरफ चल पड़ा। उनकी बात में आकर झूठा उनके साथ उनके निवास स्थल की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर ठग परिवार ने उसकी बड़ी अच्छी खातिरदारी की और उसे अच्छे से भोजन आदि करवाया। भोजन उपरांत ठग की बेटी उससे बोली, महाशय जी, आपके सोने का इंतजाम मैंने ऊपर वाले कमरे में कर दिया है, अतः निश्चिंत हो आप वहां आराम कीजिए। झूठा व्यक्ति ठग परिवार से बड़ा प्रभावित हुआ। सोचा, आज के समय में कौन किसी अनजान के लिए इतना करता है। जब वो ऊपर बने कमरे में गया तो देखा खाट के ऊपर बिल्कुल साफ सुथरी चद्दर बिछी हुई है। थका हारा झूठा तुरंत खाट की तरफ गया और जैसे ही बैठने को हुआ तभी उसे उस सज्जन राहगीर की दूसरी बात याद आ गई कि झाड़ बिछा के सोइए खाट। झूठे ने सोचा, इतनी साफ सुथरी चद्दर बिछी हुई है, क्यों झाड़ना इसे, इसमें भला क्या दिक्कत हो सकती है। पर फिर सोचा, नहीं, मैंने इस बात के लिए पूरे 100 रुपए चुकाए हैं, आजमाना तो चाहिए। इसी सोच के साथ आगे बढ़कर जैसे ही उसने खाट के ऊपर बिछी उस चद्दर को तेजी से झड़काया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल वो चादर एक कच्चे सूत के ऊपर बिछाई गई थी, जिसके नीचे दहकते लाल अंगारों से भरा हुआ एक कुआं था। ये सब देख झूठे के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। वो माथा पकड़कर वहीं एक कोने में बैठ गया। उसके दिल की धड़कन तेजी के साथ धड़क रही थी। उसने पहली बार मृत्यु को इतने करीब से देखा था। सोचा, साले सबके सब ढोंगी है, इतनी आव भगत, इतना मान सम्मान, सब झूठा था। जिन लोगों को वो धर्मात्मा समझ बैठा था वो तो उस कसाई के समान निकले जो बकरे को हलाल करने से पहले उसे अच्छे से पेट भर चारा खिलाता है। भला हो उस सज्जन राहगीर का जिसकी दूसरी बात भी काम आ गई, वरना आज जान से हाथ धोना पड़ता। कुछ देर बाद ठग की बेटी ये सोचते हुए ऊपर आई कि अब तक तो पथिक का काम तमाम हो चुका होगा, पर वो जैसे ही कमरे के अंदर आई तो कोने में माथा पकड़कर बैठे पथिक को बिल्कुल सही सलामत देख उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। ठग की बेटी को देख झूठा खड़ा हुआ और बोला, बदमाश रांड, क्या मिलता है तुझे भोले भाले निर्दोष लोगों को मारकर। तब ठगिनी बोली, हमारा तो यही काम है, इसी के सहारे मेरा परिवार चलता है। झूठा बोला, अरे दुष्ट स्त्री, ये मत भूल कि तुझे भी एक दिन ऊपर वाले के पास जाना है और अपने किए कर्मों का हिसाब किताब देना है। जिस परिवार के लिए तू उन मासूम राहगीरों की हत्या करती है, एक बार जाकर उनसे पूछ, क्या वो भी तेरे इस पाप कृत्य के भागीदार हैं या नहीं। झूठे की बात सुन ठगिनी का हृदय विचलित हो उठा। वो तुरंत भागकर अपने पिता के पास जाती है और उनसे पूछती है, पिताजी,
मारे गए पथिकों की हत्या का पाप किसे मिलेगा? आप भी मेरे इस पाप में भागीदार तो होंगे ही। बेटी की बात सुन ठग बोला, नहीं बेटी, पथिकों की हत्या करने वाली तुम हो तो उनका पाप भी बस तुम्हें ही मिलेगा। मैं तेरे इस पाप में भागीदार नहीं हूँ। पिता की बात सुन ठग की बेटी का हृदय और अधिक बैठ जाता है। भारी हृदय के साथ अब की बार वो अपनी माँ के पास जाती है और उनके सामने भी वही सवाल दोहराती है। बेटी की बात सुन उसकी माँ भी पल्ला झाड़ते हुए बोली, बेटी, तुम्हारे किए इस पाप कृत्य में मैं भला क्यों भागीदार होंगी? हमने तुमसे ये थोड़े ही ना कहा है कि तुम पथिकों की हत्या करके अपना परिवार चलाओ। भाई के पास गई तो भाई ने भी वही जवाब दिया। अत्यंत भारी हृदय के साथ ठगनी फिर से मुसाफिर यानी झूठे के पास जाती है और कहती है, मैंने अपने पूरे परिवार से बात की, सबका जवाब एक ही था कि हम तुम्हारे इस पाप में भागीदार नहीं हैं। आगे ठगिनी बोली, हे मुसाफिर, तुमने मेरा भ्रम तोड़ दिया। मैं ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम मुझे भले मानस जान पड़ते हो। ठगिनी की बात सुन कुछ देर के लिए झूठा गहन सोच में डूब गया। सोचा, अब इस बला को मैं अपने गले क्यों बांधूं? पर फिर विचार किया कि एक बार कैसे भी करके यहाँ से निकला तो जाए, आगे का आगे देखेंगे। झूठा आदमी ठग की बेटी की बात पर अपनी सहमति जता देता है। तब ठगिनी बोली, ठीक है, तो आज आधी रात के समय हम यहाँ से भाग जाएंगे और कहीं शांति से अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। आधी रात का वक्त हुआ तो ठगिनी ने अपने घर में जमा किया हुआ सारा धन आधी समेटा और झूठे के साथ ऊँटनी पर बैठ फरार हो गई। सुबह ठग ने जब अपनी बेटी, मुसाफिर, धन और ऊँटनी को गायब पाया तो उसे सारा माजरा समझने में देर न लगी। वो माथा पीट कर रह जाता है। झूठा व्यक्ति और ठग की बेटी चलते चलते एक अनजान शहर में पहुंच जाते हैं। कुछ दिन तक तो झूठा व्यक्ति ठग की बेटी के साथ रहा। ठग की बेटी के साथ कुछ दिन रहने के बाद झूठे को अपने घर अपनी पत्नी के पास जाने का ख्याल सताने लगा तो उसने मन ही मन ठग की बेटी को छोड़ने का विचार बना लिया। सोचा, ये इतनी सती सावित्री, इतनी मासूम तो है नहीं कि मेरे अचानक छोड़कर जाने पर ये जी ही ना सकेगी। इसी विचार के साथ झूठा आदमी आधी रात को चुपके से ठग की बेटी को सोती हुई छोड़कर अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। लंबे सफर के बाद जब वो अपने गांव की सीमा पर पहुंचा तो कुछ देर सुस्ताने के लिए एक अंधे कुएं पर बैठ गया। दोस्तों, गांव देहात में सूखे हुए कुएं अर्थात जिसमें पानी ना हो को अंधा कुआं बोल देते हैं। तो झूठा जब कुएं की मुंडेर पर बैठा विश्राम फरमा रहा था तब उसने एक बड़ा ही अचंभा देखा। उसने देखा कि अंधे कुएं में एक छोटी सी खरबूजे की बेल लहलहा रही है जिसके ऊपर एक खरबूजा भी लगा हुआ है। अचंभे की बात इसलिए थी क्योंकि उस समय जेठ का माह चल रहा था। जेठ अर्थात मई जून का महीना, जिन दिनों में भीषण गर्मी और तपा देने वाली गर्म हवाएं चलती हैं, जिसके कारण अच्छे खासे हरे भरे पेड़ तक सूख जाते हैं। ऐसे मौसम में वो हरी भरी खरबूजे की बेल किसी करिश्मे से कम नहीं थी। झूठा भारी ताज्जुब के साथ उस अंधे कुएं में उतरा और उस बेल को सूखे पत्तों आदि से ढक दिया और अपने गांव में प्रवेश कर गया। झूठे को वापस आया देख सभी गांव वाले एकत्रित हो गए और उन्होंने गांव के मुखिया अर्थात सरपंच को भी बुला लिया। सरपंच ने झूठे से पूछा, क्यों भाई चंद्र, कर आया गंगा स्नान और छोड़ आया अपनी झूठ बोलने की आदत को? तब झूठा बोला, जी सरपंच साहब, गंगा स्नान पश्चात मैंने अपनी झूठ बोलने की आदत को त्याग दिया। झूठे की बात सुन गांव वाले और सरपंच बड़े खुश हुए। बोले, वाह भाई, यूं तो बहुत बढ़िया काम किया तूने। फिर झूठा बोला, पर गांव आते हुए मैंने एक बहुत ही ताज्जुब भरी चीज देखी। मैंने देखी इस तपती गर्मी के माह में एक हरी भरी खरबूजे की लहलहाती बेल जिसके ऊपर खरबूजा भी लगा हुआ था। उसकी बात सुन गांव वालों ने अपना माथा पीट लिया। बोले, नहीं सरपंच जी, ये तो वैसा का वैसा ही है। इसकी झूठ बोलने की आदत तो ज्यों की त्यों है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। भला इस मौसम में भी कभी खरबूजे की बेल देखी है? और हम ये मान भी ले कि इस तपती भीषण गर्मी में कोई खरबूजे की बेल बच भी गई हो, पर इस मौसम में खरबूजा लगना ना सरपंच साहब ना, ये तो मुमकिन ही ना है। तब झूठा बोला, अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे साथ शर्त लगा लीजिए। झूठे की शर्त वाली बात सुन भीड़ में से एक गांववासी निकल कर आया। बोला, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ। जो भी जीतेगा वो हारे हुए के घर से कोई भी 3 मनचाही वस्तुएं ले लेगा। जिन वस्तुओं को वो हाथ लगाएगा वो उसी की हो जाएगी। अब झूठे को तो अपनी आंखों देखी पर विश्वास था, सो उसने उस गांववासी के साथ शर्त लगा ली। झूठे की पत्नी एक चरित्रहीन स्त्री थी। दरअसल जिस गांववासी ने भरी पंचायत में
झूठे के साथ शर्त लगाई थी वही व्यक्ति उसकी पत्नी का यार था, पर बेचारा झूठा यानी चंद्र इस बात से बिल्कुल अनजान था। अंततः शर्त अनुसार अगला दिन मुकर्रर किया गया, जब झूठे को अपनी बात सही साबित करते हुए पूरे गांव को वो खरबूजे की बेल दिखानी थी। शर्त के बाद झूठा खुशी खुशी निश्चिंत होकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी के आगे गंगा स्नान के सफर से लेकर आज वापस लौटने पर गांव वालों के साथ हुई पूरी बातचीत तक का सारा किस्सा कह सुनाता है। झूठे की पूरी बात सुन उसकी बदकार स्त्री बोली, अच्छा, आपने सच में खरबूजे की बेल देखी थी क्या? झूठा बोला, और नहीं तो क्या, मैं ऐसे ही 3 वस्तुओं की शर्त लगाकर थोड़े ही ना आया हूँ उसके साथ। कल देखना तुम, पूरे गांव के सामने खरबूजे की बेल दिखाकर मैं ये तो साबित करूंगा ही कि मैं वास्तव में अपनी झूठ बोलने की आदत को त्याग कर आया हूँ, और साथ साथ उस शर्त लगाने वाले के घर से 3 कीमती वस्तुएं भी लेकर आऊंगा। झूठे की बात सुन उसकी मक्कार स्त्री कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा सियाने, ये तो बताओ तुमने वो खरबूजे की बेल आखिर देखी कहाँ थी? पत्नी के पूछने पर झूठा एक बार तो उसे बताने को हुआ, पर फिर उसे शुभा छात्र की वो तीसरी बात याद आई कि अपने मन की बात किसी के आगे ना कहना, फिर चाहे वो तुम्हारा कितना ही प्यारा क्यों ना हो। शुभा छात्र की बात याद आने पर झूठे ने अपनी पत्नी को टाल दिया और बोला, तुम भी कल पूरे गांव के साथ सीधा देख ही लेना। उसकी स्त्री मन महसूस कर रह गई। जब दिन ढला और रात हुई तब झूठे की पत्नी चोरी छिपे घर से बाहर आई, जहां अंधेरे में उसका यार दुर्जन सिंह पहले से ही उसकी राह देख रहा था। झूठे की पत्नी के बाहर आते ही वो उससे बोला, तुम्हें मेरे और तुम्हारे पति के बीच लगी शर्त का पता तो चल ही गया होगा। क्या तुमने पता किया कि खरबूजे की बेल उसने कहाँ देखी थी? झूठे की पत्नी बोली, मैंने कोशिश तो की थी पर वो बात को टाल गया। तब वो दुष्ट व्यक्ति बोला, तुम कैसे भी करके उससे उस खरबूजे की बेल का स्थान पता कर लो। मैं सुबह होने से पहले ही वहां जाकर उस बेल को उखाड़ कर फेंक दूंगा, और शर्त जीतने के बाद जब 3 वस्तुओं को हाथ लगाने की बारी आएगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही हाथ लगाकर सदा के लिए अपनी बना लूंगा। फिर हमें ऐसे छुप छुप कर नहीं मिलना पड़ेगा। अपने यार की बात सुन बदकार स्त्री की आंखें चमक उठी। वो बोली, ठीक है, कैसे भी करके अब तो ये मालूम करना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो अंदर आ गई। जब रात्रि में सोने का समय हुआ तो वो मक्कार स्त्री अपने पति के पैरों के पास बैठकर उसके पैर दबाने लग जाती है और मीठी मीठी बातें करनी शुरू कर देती है। बातों बातों में वो फिर से अपने पति से बोली, मुझसे ऐसी भी क्या भूल हो गई जी, जो आपको मुझ पर भी एतबार ना रहा। पत्नी की ये मीठी वाणी सुन झूठा बोला, नहीं सियानी, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपने वो खरबूजे की बेल आपने कहाँ देखी थी? हृदय पिंगला देने वाली वाणी सुन आखिरकार चंद्र अपनी पत्नी की मीठी मीठी बातों में फंस ही जाता है और उसे धीरे से कहता है, सुनो सियानी, गांव के अंदर आने वाले रास्ते पर वो फला फला अंधा कुआं पड़ता है ना, बस उसी के अंदर वो खरबूजे की बेल उगी हुई है। खरबूजे की बेल का भेद जानते ही मक्कार स्त्री तुरंत उसके पैरों को दबाना बंद कर देती है और बाथरूम जाने का बहाना करके तुरंत अपने घर के पिछवाड़े में जाती है, जहां उसका यार बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। अपने यार के चेहरे पर चिंता और बेसब्री के भाव देख मक्कार स्त्री बोली, मेरी बात सुन, तुम्हारा ये मुरझाया चेहरा खिल जाने वाला है। और उसे उस खरबूजे की बेल का ठिकाना बता देती है और कहती है कि कल जब शर्त जीतने के बाद तुम आओ तो सबसे पहले मुझे ही हाथ लगाना। अपनी माशूका की बात सुन दुर्जन सिंह के चेहरे पर घिनौनी हंसी आ जाती है। ठीक है कहकर वो तेजी से उस कुएं की तरफ चल पड़ता है जिसमें वो खरबूजे की बेल थी। पहुंचा तो देखा वाकई उस अंधे कुएं में खरबूजे की बेल लहलहा रही थी, जिसके ऊपर खरबूजा भी लगा हुआ था, जिसे देखकर वो खुद से कहता है, जो भी हो, झूठा साला बोल तो सच ही रहा था। बिना देरी किए वो उस बेल को वहां से उखाड़ फेंकता है और निश्चिंत होकर अपने घर चला जाता है। रातों रात बेचारे झूठे के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा चुका था। सुबह हुई तो मुखिया सहित सारा गांव इकट्ठा हो गया। झूठा यानी चंद्र खरबूजे की बेल दिखाने के लिए आगे आगे चल पड़ता है और उसके पीछे पीछे पूरे गांव सहित गांव का मुखिया और वो दुष्ट दुर्जन सिंह। गांव वालों सहित मुखिया की जिज्ञासा अपने चरम पर थी। इधर झूठा और वो दुष्ट दुर्जन सिंह भी निश्चिंत थे। सबसे आगे चल रहा झूठा जब कुएं के निकट पहुंचा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। देखा तो खरबूजे की बेल वहां से गायब थी। झूठे के चेहरे के बदले रंग को देख गांव का मुखिया बोला, हाँ भाई चंद्र, कहाँ है तुम्हारी वो खरबूजे की बेल? झूठा हकलाता हुआ बोला, कल रात तक तो इसी कुएं में थी,
पर अब गायब है। उसकी बात सुन मुखिया उसे झिड़कते हुए बोला, कल रात को अगर बेल तुमने देखी थी तो क्या रात भर में ही धरती उसे निगल गई या फिर आसमान उसे खा गया? तुम कभी नहीं बदल सकते। हम सभी बेवकूफ थे जो तुम्हारा विश्वास किया। इतने में दुर्जन सिंह आगे आया और बोला, मुखिया जी, अब चूंकि ये शर्त हार चुका है तो इससे कहिए मैं इसके घर की जिन 3 चीजों को हाथ लगाऊं वो मुझे दे दे। पीला पड़ चुका झूठा दुर्जन सिंह की शर्त वाली बात सुन बोला, मैं अपनी शर्त निभाने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए मुझे आज का समय दीजिए। कल तुम मेरी जिन 3 चीजों को हाथ लगाओगे वो तुम्हारी हो जाएगी। झूठे की बात सुन दुर्जन सिंह बिफर पड़ा और बोला, मुखिया जी, कल तक तो ये अपने घर की कीमती वस्तुओं को छिपा देगा। तब झूठा बोला, नहीं, चाहो तो घर के आगे पहरा लगवा दो, मैं घर से एक सुई भी बाहर नहीं निकालूंगा। झूठे की मिन्नतें करने पर उसे एक दिन का समय दे दिया जाता है। समय मिलने पर झूठा सीधा उस सज्जन राहगीर के शहर की तरफ चल पड़ता है जिसने उसे आखिरी यानी चौथी सीख के तौर पर अपना नाम पता दिया था और मुसीबत पड़ने पर याद करने को कहा था। झूठा मन में उम्मीद लिए कि अब तो बस शुभा छयात्र ही ऐसा व्यक्ति है जो उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। उसके शहर झगड़ जंजाल की तरफ चल पड़ता है। कुछ घंटों के लंबे सफर के बाद जब झूठा शहर में पहुंचा तो अब उसके सामने एक नई मुसीबत थी कि इतने बड़े शहर में शुभा छात्र को कैसे ढूंढे। वो पूछता पूछता एक गाड़ीवान के पास पहुंचा और शुभा छात्र द्वारा दी हुई वो पर्ची दिखाते हुए बोला, क्या तुम मुझे इस पते पर पहुंचा दोगे? गाड़ीवान बोला, हाँ पहुंचा दूंगा, पर तुम मुझे उसके बदले क्या दोगे? अब झूठा ठहरा गांव का सीधा साधा आदमी जो पहले ही जल्दबाजी में था बोला, मैं तुम्हें राजी यानी खुश कर दूंगा। ये सुन तांगे वाले ने उसे बिठाया और कुछ ही देर में शुभा छात्र के घर के बाहर ले जाकर उतार दिया। झूठे ने उतरते ही गाड़ीवान को कुछ सिक्के दिए, पर गाड़ीवान बिफर गया। बोला, तुमने तो मुझे राजी यानी खुश करने को कहा था। अब झूठे ने सोचा था तांगे वाला ही तो है, 2-4 सिक्कों में खुश हो ही जाएगा। उसने तांगे वाले को पहले 2, फिर 4, फिर 20 और अंत में जितने उसके पास थे सभी सिक्के दे दिए। पर झगड़ जंजाल शहर का वो तांगे वाला अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि नहीं, मुझे सिक्के नहीं चाहिए, मुझे तो तुम राजी कर दो बस। अंततः बेचारे झूठे ने वो 9 करोड़ का लाल निकाला और गाड़ीवान को देते हुए बोला, अब तो तुम राजी हो ना? तांगे वाले ने वो लाल भी ले लिया और बोला, नहीं, खुश तो मैं अब भी नहीं। घर के बाहर हो रहे इस सारे वाद विवाद और झगड़े की आवाज सुन शुभा छात्र बाहर निकल आया। देखा तो उसे मिलने वाला राहगीर और शहर का एक तांगे वाला आपस में झगड़ रहे हैं। उसने झूठे यानी चंद्र को तुरंत पहचान लिया और बोला, क्यों भाई, क्या हुआ? तब झूठा बोला, हे सज्जन पुरुष, मैं एक बड़ी ही मुसीबत में फंस गया था तो आपसे मिलने चला आया। शहर पहुंचकर आपके पते को खोजते खोजते मुझे ये तांगे वाला मिला। इसने मुझसे कहा कि ये मुझे आपके घर पहुंचा देगा, पर बदले में मैं इसे क्या दूंगा? तो मैंने सोचा तांगे वाला ही तो है, 2-4 सिक्कों में खुश हो जाएगा और जल्दबाजी में इसे ये बोल दिया कि मैं तुम्हें राजी कर दूंगा। मैंने इसे अपने सारे सिक्के और यहाँ तक कि 9 करोड़ का लाल भी दे दिया, पर यह है कि एक ही बात की रट लगाए हुए है कि तुमने मुझे राजी करने को बोला था, मुझे राजी करो। पूरा मसला जान शुभा चतुर कुछ सोचते हुए बड़े ही संयम के साथ उस तांगे वाले से कहता है, तुम्हारा राजी इस पर उद्धार रहा, तब तक तुम इसके दिए पैसे और लाल को अपने पास रखो। शुभा चतुर की बात सुन तांगे वाला वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शुभा चतुर झूठे से कहता है, यार तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए था, ये कोई आम नहीं बल्कि झगड़ जंजाल शहर है, यहाँ एक से बढ़कर एक ठग रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसका भी इलाज करेंगे। इतना कहकर शुभा चतुर झूठे को घर के अंदर ले जाता है और उसे अच्छे से भोजन आदि करवाता है। भोजन उपरांत शुभा चतुर बोला, अब बताओ भाई, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी? तब झूठा उसके सामने अपना दुखड़ा सुनाना प्रारंभ करता है और गांव जाते समय देखी उस खरबूजे की बेल से लेकर गांव वाले के साथ शर्त हारने तक का पूरा किस्सा कह सुनाता है। पूरी बात सुन शुभा चतुर बोला, क्या तुमने खरबूजे की बेल देखने वाली बात का जिक्र किसी और के आगे भी किया था? झूठा कुछ देर सोचकर बोला, हाँ यार, मुझसे बड़ी भूल हुई। तुम्हारी हिदायत के बाद भी मैंने अपने मन की बात अपनी लुगाई के आगे बता दी। शुभा चतुर बोला, भाई चंद्र, तुम्हारी लुगाई नरभाग है। तुम्हारे साथ शर्त लगाने वाले उस दुर्जन सिंह के साथ मिलकर वो तुमसे धोखा कर रही है। शुभा चतुर की बात सुन झूठे का कलेजा बैठ गया। बोला, यार मुझे भी शक तो था कुल्टा पर,
अब कैसे इस मुसीबत से बाहर निकला जाए। शुभा चतुर बोला, तुम्हारे पास सबसे कीमती वस्तुएं क्या क्या है? झूठा कुछ सोचते हुए बोला, मेरे पास एक तगड़ा घोड़ा है और एक अच्छी नस्ल की भैंस। शुभा चतुर बोला, तो सुन मेरी बात ध्यान से। अपने घोड़े और भैंस को एक कमरे के अंदर बांधकर उसे ताला लगा देना और अपनी लुगाई को पूरे गहने आदि पहनाकर छत पर बिठाकर सीढ़ी लगा देना। तुम्हारी शर्त अनुसार 3 चीजों को हाथ लगाने की बात है। तो वो जब घोड़े और भैंस के लिए चलेगा तो पहले किवाड़, फिर उसकी कुंडी, फिर ताला और चाबी, इनको तो हाथ लगाएगा ही। ऐसे ही जब वो तुम्हारी लुगाई को हाथ लगाने के लिए सीढ़ी चढ़ेगा तो सीढ़ी के डंडे को तो छुएगा ही। इतनी बात कहकर शुभा चतुर झूठे की तरफ हल्की सी मुस्कान के साथ देखता है। झूठा अपने मित्र की बात को समझ चुका था। पूरी योजना समझ उसके चेहरे पर सुकून के भाव आ जाते हैं। रात हुई तो शुभा चतुर बोला, चलो अब उस तांगे वाले को राजी करके आते हैं। शुभा चतुर और झूठा उस बदमाश तांगे वाले को सबक सिखाने के लिए उनके घर की तरफ चल पड़ते हैं। झूठा चुपचाप शुभा चतुर के साथ साथ हो लेता है। तांगे वाले के घर के सामने पहुंचकर शुभा चतुर ने भारी सा काठ का लट्ठ यानी डंडा उठाया और तेजी से उसे तांगे वाले के दरवाजे पर मारते हुए दहाड़ कर बोला, बादशाह के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, बोल राजी या नाराज। तांगे वाले ने जब ये शब्द सुने तो वो मुश्किल में पड़ जाता है। अब उसकी इतनी हिम्मत कहाँ कि बादशाह के लड़का होने पर वो नाराज बोले। हकलाते हुए कहता है, राजी। शुभा चतुर फिर से लठ मारते हुए वही शब्द दोहराता है, बादशाह के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, बोल राजी या नाराज। तांगे वाला फिर से बोला, राजी भाई, खूब राजी। ऐसे करके शुभा चतुर 3 बार लठ मारते हुए उसे 3 बार राजी बुलवा लेता है। फिर तांगे वाले से कहता है, एक राजी को तुम अपने पास रखो, दूसरी के बदले जो सिक्के और 9 करोड़ी लाल तुमने लिया है उसके साथ साथ अपने पास जमा सिक्के भी इसे दे दो, और तीसरी राजी तुम्हारे ऊपर उधार रही, जब मन करेगा तब आकर ले लूंगा। इस तरह शुभा चतुर ने सूद के साथ झूठे को उसका सारा धन वापस दिलवाते हुए तांगे वाले को उसी के भुने जाल में फंसा दिया। झूठा बार बार शुभा चतुर की बुद्धि की दाद देता हुआ खुशी खुशी उससे विदाई लेकर तेजी के साथ अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। सुबह होते होते लंबे सफर के बाद झूठा अपने गांव पहुंच जाता है। जैसा उसके यार शुभा चतुर ने उससे कहा था उसने वैसा ही किया। अपनी लुगाई को पूरी तरह गहनों में लाद कर छत पर बिठाकर सीढ़ी लगा दी और घोड़े और भैंस को कमरे के अंदर बंद कर कमरे को ताला जड़ दिया। समय हुआ तो दुर्जन सिंह गांव के मुखिया और अन्य पंचायती लोगों को साथ ले झूठे के घर पहुंच गया। अपने यार को आया देख छत पर झूठे की मक्कार स्त्री खड़ी होकर अपनी छाती पीटने लग जाती है कि सबसे पहले मुझे हाथ लगा। झूठे ने जब अपनी मक्कार लुगाई के चलत्तर देखे तो मन ही मन खुद से बोला, रुक जा मेरी सासू की, तुझे तो आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जीवन भर याद रखेगी। पर उससे पहले एक बार तेरे यार से निपट लूं। दुर्जन सिंह ने भी जब छत पर गहनों में लदी झूठे की पत्नी को खुद को हाथ लगाने का इशारा करते हुए देखा तो उसने सोचा, सबसे पहले गहनों से लदी इस नार को ही हाथ लगाता हूँ। ऐसा विचार कर वो छत पर लगी सीढ़ी की तरफ चल पड़ता है। झूठा चुपचाप उसे देखता रहा। उसने ऊपर जाने के लिए जैसे ही सीढ़ी के पहले डंडे को छुआ, झूठा चुप रहा। दूसरे को छुआ, झूठा चुप रहा। तीसरे को छुआ, तब भी झूठा चुपचाप बस देखता रहा। पर जैसे ही दुष्ट दुर्जन सिंह ने सीढ़ी के चौथे डंडे की तरफ हाथ बढ़ाया, झूठा बोल पड़ा, रुक जा रे दुर्जन, हमारी शर्त 3 चीजों को हाथ लगाने की हुई थी। तूने मेरी सीढ़ी के जिन 3 डंडों को छुआ है वो मैं निकाल कर तुझे दे दूंगा, पर अगर तूने चौथे डंडे को हाथ भी लगाया तो तेरे हाथ फिर किसी चीज को छूने लायक नहीं बचेंगे। हरामजादे, तेरी वो हालत करूंगा कि तू भी सदा याद रखेगा कि किसके हत्थे चढ़ा था। झूठे की बात सुन सीढ़ी पर चढ़े दुर्जन सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। मारे डर के वो चुपचाप नीचे उतर आया और मौजूद मुखिया और पंचों से हकलाते हुए बोला, ये क्या बात हुई भला? मुखिया बोला, देख भाई, शर्त 3 चीजों को हाथ लगाने की हुई थी और वो तू लगा चुका, अब हम इसमें क्या कर सके हैं भला? पंचों ने भी मुखिया की बात पर सहमति जताई। अपना सा मुंह ले दुर्जन चुपचाप वहां से खिसक जाता है। मुखिया और पंच झूठे की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं। झूठे की मक्कार स्त्री ठगी सी खड़ी रह जाती है। झूठे यानी चंद्र ने अपनी स्त्री को नीचे उतारा और उसकी अच्छे से खातिरदारी की। उसके बाद न कभी वो दुर्जन से मिली और न दुर्जन की उधर आने की हिम्मत हुई। धीरे धीरे गांव वालों को ये पता चल गया
कि झूठे यानी चंद्र ने हकीकत में गंगा स्नान पश्चात अपनी झूठ बोलने की आदत को त्याग दिया था। दुर्जन सिंह ने मक्कारी से उसके साथ खिलवाड़ किया था। पूरे गांव ने चंद्र को इसके लिए सम्मानित किया। इस तरह चंद्र ने अपनी झूठ बोलने की आदत को छोड़ने के साथ साथ अपनी मक्कार स्त्री को भी सुधारते हुए सही लाइन पर ला दिया और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। निष्कर्ष, चंद्र का गंगा स्नान करना एक बाहरी कर्म था, परंतु उसकी जिंदगी असली मोड़ तब लेती है जब वह शुभाचात्र द्वारा दिए गए जीवन रक्षक ज्ञान को अपनाता है और उस पर अमल करता है। यह ज्ञान ही उसे जीवन, मृत्यु, धन और विपत्ति के संकटों से सुरक्षित निकालता है। कहानी सिखाती है कि अच्छाई की जीत केवल नीयत से नहीं बल्कि व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और दृढ़ता से होती है। चंद्र अंत तक अपने विवेक और शुभाचात्र के मार्गदर्शन का उपयोग करके न केवल अपनी आदत सुधारता है बल्कि ठगिनी को पाप के पथ से हटाता है और अपने घर और सम्मान की रक्षा करता है। अंततः सत्संगति और प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है, जो व्यक्ति को केवल पवित्र ही नहीं बल्कि जीवन की चुनौतियों में विजयी भी बनाती है। कहानी का सबसे सुंदर पहलू यह है कि चंद्र ने न केवल अपनी झूठ बोलने की आदत छोड़ी बल्कि दूसरों को भी सही मार्ग दिखाया, चाहे वह ठगिनी हो या उसकी अपनी पत्नी। यही सच्चा आध्यात्मिक विकास है। अंततः अपने विवेक को हमेशा जागृत रखें, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा रक्षक है। अंत तक बने रहने के लिए आप सबका आभार। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कहानी के ऊपर अपनी अति मूल्यवान प्रतिक्रिया देना ना भूले मेरे प्रिय दर्शकों।